सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम विधायिका चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है वित्त विधेयक प्रकार नंबर 1। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें संशोधन एवं खारिज भी से कर सकती है। इस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक प्रकार 2। साधारण विधेयकों के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है एवं इसे खारिज भी कर सकती है। गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है संसद के दोनों सदनों के लिए विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक। भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे ही विधेयक द्वारा होता है। विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन। और नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक। संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों में संशोधन होता है। इस प्रकार का विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों को साधारण विधेयकों के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है उनको तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 169 और 239 आदि। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य। यह विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। शंकराचार्य समिति। 6 जुलाई 2016 को पूर्व आर्थिक सलाहकार शंकराचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका कार्य मौजूद वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की तरह नए वित्त वर्ष की व्यवहारिकता की जांच करना था। समिति ने दिसंबर में रिपोर्ट सौंपते हुए वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश की। समिति ने केंद्र व राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के सटीक आकलन की दृष्टि से वित्त वर्ष की उपयुक्तता, विभिन्न कृषि फसलों के अंतराल, कार्यकारी स्तर और कारोबार पर इसके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया। समिति ने फसल, सरकारी कामकाज, टैक्स व्यवस्था और
संग्रहण करने के लिए बदलाव की सिफारिश की। नोट: हालांकि वर्ष 2016 में आगामी बजट सत्र को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है बजट में व्यय का वर्गीकरण। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इस संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन व भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से। भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय सदन में चर्चा भी की जा सकती है एवं इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है भारित व्यय। ये ऐसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियां, वेतन एवं भत्ते से संबंधित व्यय। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। संघ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय, कैग, यूपीएससी के कार्यालयों आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे। भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उसमें वेतन नहीं है। बजट पारित करने की प्रक्रिया। संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है। यह निम्न 6 चरणों से होकर गुजरती है। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस और विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण में दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित होता है। इसलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्राय साल भर के खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। इसी को लेखानुदान कहा जाता है। लेखानुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3-4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इसी समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करती है एवं रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है और मतदान सिर्फ भारित व्यय से अलग मांगों पर होता है। नेक्स्ट है सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। आर्थिक या मितव्ययता कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव यह केवल असहमति प्रदर्शन का तरीका होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। इस पर धन विधेयक संबंधी सारे प्रावधान लागू होते हैं। वार्षिक वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष के संबंध में बजट संबंधी प्रस्ताव को लागू करने के लिए वार्षिक वित्त विधेयक पेश किया जाता है।
सामान्यतः यदि सारे कर वैसे ही चल रहे हो जैसा कि पहले थे तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। प्राय इसमें कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन किए जाते हैं जो कि विनियोग विधेयक में नहीं किए जा सकते। इस विधेयक से बजट के आय संबंधी पक्ष को संसद की मान्यता मिलती है एवं सरकारी नीतियां लागू होती है। नेक्स्ट है संसदीय समितियां। भारत में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी जिन्हें कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। नेक्स्ट है संसदीय समितियों के प्रकार। अपनी प्रकृति के अनुसार के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। स्थायी समिति, यह स्थायी एवं नियमित समिति है जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। स्थायी समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें शामिल है वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। अन्य स्थायी समितियां अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। अस्थायी या तदर्थ समिति, किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और जब यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है, जांच समितियां और सलाहकार समितियां। जांच समितियां किसी तात्कालिक घटना की जांच के लिए गठित की जाती है। नेक्स्ट है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। समिति में 15 सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था। किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। प्रमुख स्थायी समितियां। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं और इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला और कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आदि। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदान की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी सदस्य लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं।
एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं एवं इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके प्रमुख कार्यों में विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना शामिल है, जैसे लोक उपक्रमों, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना। लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इत्यादि। अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा शामिल किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना और संबंधित आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई की जांच करना आदि। कार्य मंत्रणा समिति। यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। एक तरफ जहां लोकसभा में 15 सदस्यों के मिलने से इस समिति का निर्माण होता है, तो वहीं राज्यसभा के 11 सदस्यों के सम्मिलित रूप से इस समिति का संचालन होता है। इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विनियमित करना है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है एवं राज्यसभा में इस समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार समिति। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य किसी सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना है। इसका कार्य अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना है। नेक्स्ट है विभागीय स्थायी समितियां। इस प्रकार की समितियों की संख्या कुल 24 है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम 21 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एवं अधिकतम 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इस समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है। नेक्स्ट है परामर्शदात्री समितियां। यह तकनीकी तौर पर संसदीय समितियां नहीं होती है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनका संबंध होता है एवं मंत्री या राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में सुधार तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए 2 विशेष कैबिनेट समितियों का गठन किया है। 2 नई कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के विकल्पों पर विचार करेगी और कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर भी अपने सुझाव देगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट
बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। 6 समितियों का पुनर्गठन। इसके अलावा 6 अन्य प्रमुख समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामलों, संसदीय मामलों और राजनीतिक, सुरक्षा, निवेश और विकास तथा रोजगार तथा कौशल विकास समितियां शामिल हैं। संसदीय समितियों के गठन के लाभ क्या हैं? प्रशासनिक दक्षता लोकतंत्र की मजबूती हेतु अपेक्षित है और लोकसभा में विशेषज्ञता का अभाव तथा राज्यसभा में कार्यभार की अधिकता है। ऐसे में संसदीय समितियों के गठन से समय की बचत होती है तथा लोक महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा हेतु पर्याप्त समय भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समितियों की कार्यविधि सदनों की अपेक्षाकृत कम औपचारिक एवं लचीली होने से विपक्ष की रचनात्मक महत्वपूर्ण बातों पर अमल करना इनके लिए आसान होता है। साथ ही ये समितियां भावी मंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों हेतु बहुमूल्य प्रशिक्षण का साधन भी होती है, जो प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशासन की कार्यविधि से भी अवगत कराती है। समितियां संसद और लोगों के मध्य कड़ी की तरह होती है। विभिन्न प्रकार की समितियां विस्तृत जांच करके सदन के सदस्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। सीमाएं। समितियां सदन द्वारा निर्वाचित होती है और मंत्रीगण को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है और न ही किसी साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण के लिए समिति के समक्ष उपस्थित ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है समितियों का संबंध। किए जा चुके कार्यों की जांच करना होता है और न कि किसी किए जाने वाले कार्य की जांच करना। समितियां संसद द्वारा अनुमोदित किसी नीति की जांच नहीं कर सकती क्योंकि नीति निर्माण पर संसद का अधिकार है। उपरोक्त के अतिरिक्त समितियों की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। यह न तो बाध्यकारी है और न ही निर्देशात्मक। विभिन्न प्रकार की निधियां। केंद्र सरकार के राजस्व, खर्चों आदि के लिए संविधान में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा की गई है। सबसे पहले भारत की संचित निधि। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। संसद के द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूर्वक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही इस निधि से धनराशि निकाली जा सकती है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते इस निधि से दिए जाते हैं। भारत का लोक लेखा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती है। सामान्यतः इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचत भविष्य निधि जमा राशियों आदि से होता है। इससे धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है भारत की आकस्मिक निधि। इसका उल्लेख संविधान के 267 में किया गया है। किसी आकस्मिक खर्चे के लिए यह निधि बनाई गई है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। राज्य का विधानमंडल। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आती है। किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है तो वहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर होता है। जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल विधान परिषद एवं विधानसभा से। विधान परिषद निर्माण व उत्सादन या समाप्ति। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से की गई है। राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा उत्सादन का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। क्योंकि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास है, तत्पश्चात संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परिषद का आगे चलकर उत्सादन कर दिया है वो है पंजाब, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नोट। संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करे अथवा न करे। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया था, परंतु 2007 से पुनः विधान परिषद अस्तित्व में है। तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्सादन किया गया, परंतु 2010 में द्रुमुक की सरकार ने पुनः उसके गठन का संकल्प पारित किया। संसद ने 2010 में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम पारित कर दिया तो विधान परिषद के गठन की मंजूरी देता था। विधान परिषद के गठन से पहले द्रुमुक की सरकार गिर गई और चुनाव के बाद अन्ना द्रुमुक की सरकार बनी, जिसने इस आशय का संकल्प पारित कर दिया कि तमिलनाडु में विधान परिषद के पक्ष में पारित किया गया संकल्प वापस लिया जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। विधान परिषद की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 171(3) में निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्यों में रहने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्यों और विधानसभा द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्यों को छोड़कर विधान परिषद के शेष सभी सदस्य प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ये क्षेत्र संसद की विधि के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। विधान परिषद की अवधि। यह एक स्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172(2) में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी भी गठित नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, जैसे राज्यसभा में होता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकता है। सदस्यता हेतु अर्हताएं। अनुच्छेद 173 भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
मानसिक रूप से विकृत न हो, अर्थात न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो। विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य। यह केंद्र के राज्यसभा के समक्ष वाली स्थिति में है। कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदस्यों, एक सदन है तो केवल एक, उसमें अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा से पारित होने के बाद ही राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बनता है। सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह और रोक सकती है। नेक्स्ट है, एक प्रकार विधान परिषद सामान्य विधेयक को केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो, उसमें संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। नेक्स्ट है विधानसभा। यह एक राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुल राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम है। नेक्स्ट है, वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश 60, गोवा 40 है। और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं गठित की गई है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य एवं पुदुचेरी विधानसभा में 30 सदस्य हैं। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 में वर्णित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है चुनाव विधि। विधानसभा के चुनाव की प्रणाली ठीक वैसी ही है जैसे कि लोकसभा चुनाव की, अर्थात विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विशेष उपबंध वाले राज्यों नागालैंड तथा सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुल सदस्य परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और आरक्षण। अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 333 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की आवश्यकता पर एक सदस्य मनोनीत कर सकेगा। और नेक्स्ट है 25 जनवरी 2020 से लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है और इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। और यदि राज्यपाल उचित समझे तो वह 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है। सामान्यतः ऐसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा के विघटन की अन्य परिस्थितियां। संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने पर अनुच्छेद 356, मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खोने पर और विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 172 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 352 के तहत देश के किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर संसद
किसी विधानसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है, जो वर्तमान में भी यही है। सदस्य हेतु अर्हताएं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा सदस्य की अर्हताएं निर्धारित की गई है। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और साथ ही विधानसभा संवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह उल्लेख है कि संवर्ती सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, जहां संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 और मूल रूप से 66 तथा संवर्ती सूची में 52 और मूल रूप से 47 विषय है। द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जाता है। ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक दे या 3 माह तक उस पर कार्यवाही न करे या संशोधन करे। संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर न हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित करती है। दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर यदि विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई न करे या दोबारा रद्द कर दे, पुनः संशोधित कर विधानसभा को भेज दे तो इस स्थिति में यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तत्पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति के विचार रख सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस लौटा सकता है। परंतु यदि विधानमंडल द्वारा पुनः विधेयक को संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। नेक्स्ट है नोट। जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार रख दिया जाता है तो इस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, परंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा शक्तिशाली है, क्योंकि यदि धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है तो वह इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक पारित होने से रोक सकती है। नेक्स्ट है स्तर, स्तरावसान तथा विघटन। स्तरावुत करना। अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। स्तर की अंतिम बैठक तथा स्तर की पहली बैठक के मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं के चुनाव के पश्चात पहले स्तर की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले स्तर की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को संबोधित करेगा। यह राज्यपाल का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि इसे मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है स्थगन। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत एकत्रित होने के संदर्भ में
समय या तिथि की घोषणा नहीं की जाती है तो सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित माना जाता है। स्त्रावसान स्त्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। विघटन जहां एक तरफ स्त्रावसान सदन के एक स्तर को समाप्त करता है तो वही दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विधानसभा का विघटन निम्न कारणों से हो सकता है: कार्यकाल पूरा होने पर सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन किया जाना, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है विधानमंडल के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा के 2 मुख्य अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों में से 2 सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुना जाता है। अनुच्छेद 180(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो विधानसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। सामान्यतः विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक कि विधानसभा का विघटन न हो जाए। इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए। क्योंकि विधान परिषद भंग नहीं होती, इसलिए कार्यकाल पूरा होने पर ही ऐसा हो सकता है। पदाधिकारियों के पद से मुक्ति की स्थितियां: सदन के सदस्य न होने की स्थिति में और स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को या सभापति उपसभापति को एवं उपसभापति सभापति को, यदि सदन अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा दे तो पदाधिकारियों के पद की मुक्ति हो सकती है। यदि पदाधिकारी में से किसी को भी पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जाता है तो इस बात की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध: संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर आरोपित किए गए हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा हुआ विधेयक तभी कानून के रूप में परिवर्तनीय होता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। आपातकालीन स्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है गणपूर्ति। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इन दोनों में से जो भी अधिक हो उसकी आवश्यकता होती है। गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति की रीति पूरी न हो जाए। गणपूर्ति मतलब 10 सदस्य। नेक्स्ट है विधानमंडल के विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार: कार्रवाई चलाने का अधिकार, बहस और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार।
बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार, साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। सिविल और नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का विशेषाधिकार, गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता सजा चलाने के समय, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है राज्य की विभिन्न प्रकार की निधियां। राज्य की संचित निधि, अनुच्छेद 266 एक में इसका प्रावधान है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही इससे राज्य सरकार पैसा निकाल सकती है। राज्य सरकार का लोक लेखा, अनुच्छेद 266(2) में इसका प्रावधान है। संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती है। सार्वजनिक राशि इसी में जमा होती है और खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। राज्य की आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि और राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। नेक्स्ट है विधानमंडल में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 177 तथा अनुच्छेद 194(4) में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार का प्रावधान है। महाधिवक्ता किसी भी सरकार की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी भाग ले सकता है, परंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। विचारों को जरूर प्रकट कर सकता है। मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा चर्चा भी कर सकता है, लेकिन मतदान वह उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।